77,000 स्टूडेंट AIB 20 के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। एंड आखिर ये क्यों फेल होते हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आखिर क्या वजहें थी ये फेल हुए, आखिर ये फेल हुए तो हुए क्यों, इस क्यों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों जैसे ही हमारा AIB 20 का एग्जाम होता है एंड वहां से सारी कहानी स्टार्ट होती है, वहां से हमारा स्टार्ट होता है ये ब्लेम गेम, जिसका टूल किट आप सभी स्टूडेंट को बनाया जाता है। ब्लेम क्या डाला गया कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गलती है, कुछ लोगों ने ब्लेम क्या डाला कि भाई लॉ स्कूल्स की गलती है, कुछ लोगों ने ब्लेम डाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती है, कुछ लोगों ने ब्लेम डाला कि सीनियर्स की गलती है, कुछ ने ब्लेम डाला लॉ स्टूडेंट्स की गलती, कुछ ने ये कहा कि PYQ से क्वेश्चन नहीं आए, डायरेक्ट के बेस क्वेश्चन नहीं आए, डायरेक्ट हमें पढ़ना नहीं सिखाया गया, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, PYQ से क्वेश्चन नहीं आए, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए। बट मैं आपसे हॉनेस्टली से पूछना चाहता हूं कि जितने भी एलिगेशन आपके मन में लगाए गए, आपके मन में डाउट डाले गए, एक भी डाउट का क्या आपको आंसर अभी तक मिला है? मुझे सीरियसली बताना, नहीं मिला है ना? AIB 20 की तैयारी कराने लगे हैं लोग, आपके डाउट का आंसर आपको नहीं मिला है। क्या किसी ने आपके साथ जो ये फेलियर हुआ है, किसी ने इसकी अकाउंटेबिलिटी ली है? नहीं ली है। क्यों नहीं ली है, किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। देखो दोस्तों, देखो जितना भी मेरा अनुभव है, जितना भी मुझे थोड़े बहुत लॉ की जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, उन सभी के बेस पे मैंने कुछ फैक्ट्स तैयार करे हैं। उन फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं एंड ये कोई इररिलेवेंट फैक्ट नहीं होने वाला है, ये सारे फैक्ट सब रिलेवेंट होने वाले एंड ये फैक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा एंड फिर फाइनल में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि आखिर किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी एंड किसकी गलती बनती थी। देखो मैं हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, लॉ स्कूल्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट का एंड एक लॉ स्टूडेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा एंड एक सीनियर एडवोकेट का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। तो इन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस वीडियो में रखने वाला हूं एंड किसी के ऊपर डायरेक्ट कंक्लूजन पे मैं नहीं जाने वाला हूं, किसी एक के ऊपर मैं सारी गलती नहीं देने वाला हूं। ये लास्ट में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कहां पे ये सारा कंक्लूजन निकलता है। बिकॉज हम लोग लॉ स्टूडेंट हैं, हम लोगों को बातें जो सामने दिखाई जाती हैं एक बार में हमें भरोसा नहीं करना होता, हर एक चीज को हम लोगों को समझना होता, हर एक की बात सुनना होता है एंड उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या सही था एंड क्या गलत था। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे ज्यादा एलिगेशन लगाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि भाई इन्होंने तो ऐसा पेपर बना दिया, ऐसा पेपर तो जुडिशरी के एग्जाम में भी नहीं आता था, इन्होंने इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्यों दिए? भाई क्यों दिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन? भाई डायरेक्ट से क्वेश्चन क्यों नहीं दिया? अच्छा खासा पेपर आपका आता था, बिना पढ़े जाओ, डायरेक्ट से देखो, पास हो जाओ, ये सारा पैटर्न एक चल रहा। तो इस पैटर्न को बदलने की आखिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्यों गलती थी? भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सारी गलती है। ये सारे एलिगेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे लगाए गए। तो अब मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। एक एज एन एडवोकेट समझ सकते हैं, एज ए रिप्रेजेंटेशन कोई भी आप समझ सकते हैं मुझे। इस वीडियो में हर एक के तरफ से मैं कुछ फैक्ट रखूंगा, ठीक। एंड देखो मैं सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये रखना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा एंड उनका मुझे आंसर आप सभी से चाहिए, ऑनेस्टली से आंसर चाहिए। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहीं पे नोटिफाई करा था कि हम एग्जाम का लेवल मॉडरेट रखने वाले हैं, हार्ड रखने वाले हैं या इजी रखने वाले हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अपना सिलेबस जारी किया था उसमें कहीं पे मेंशन कर रखा था कि हम क्वेश्चन जो पूछेंगे स्टेटमेंट बेस्ड पूछेंगे, हम क्वेश्चन जो पूछेंगे वो डायरेक्ट बेस्ड पूछेंगे, हम क्वेश्चन इस बेस पे पूछेंगे, उस बेस पे पूछेंगे? थर्ड पॉइंट मेरे सामने ये आता है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहता है कि क्या आप फेल हो जाए? बिल्कुल नहीं। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो जानबूझ के आप लोगों का कहना है कि पेपर लेवल को टफ बना रहा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि ये टाइटल आपके ऊपर हमेशा रहे, आपके साथ में, कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो LLB कर ले? अब इन फैक्ट के साथ मैं दूसरी तरफ जाता हूं। दूसरा एंगल यह आता है कि क्या सीनियर्स एडवोकेट्स की गलती थी, सीनियर एडवोकेट्स ने मिसगाइड करा? तो बिल्कुल नहीं, सीनियर एडवोकेट ने कोई मिसगाइड किसी को नहीं करा। इस चीज को मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं बिकॉज सीनियर एडवोकेट ने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस बस शेयर करा था एंड वो एक्सपीरियंस आपके लिए सिर्फ एक इनपुट का काम करता है, ओके। अब इसके बाद बात आती है हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जिसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा एंड इससे पहले मैं एक बार लॉ स्कूल्स की भी बात कर लेता हूं। लॉ स्कूल्स के ऊपर एलिगेशन में लगा रहा हूं, अगर कोई नहीं लगा रहा तो बहुत गलत काम कर रहा है, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं लॉ स्कूल्स के ऊपर। लॉ स्कूल्स के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन मैं ये लगाऊंगा कि भाई आप लोग बैरेट को तवज्जो क्यों नहीं देते हैं,
क्यों नहीं? जो आपके यहाँ लॉ स्टूडेंट स्टार्ट में आता है, आप उसके माइंड में कहते हैं कि भाई बैरेक पे फोकस करो, एक क्वेश्चन बैंक पे फोकस मत करो। क्यों आपके यहाँ बैरेक बेस्ड स्टडी नहीं कराई जा रही? क्यों लॉ स्टूडेंट को एक इस काबिल नहीं बनाया जा रहा है कि 5 साल की LLB करने के बाद, 3 इयर्स की LLB करने के बाद वो बैरेक पढ़ना सीख नहीं है? भाई कई सारे लॉ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 5 ईयर LLB कर लेते हैं, 3 ईयर LLB कर लेते हैं, उनको बैरेक की नॉलेज नहीं होती है, उनको बैरेक पढ़ना नहीं आता। तो आखिर क्यों पढ़ना नहीं आता? भाई एक चीज बताओ कि लॉ क्या है? लॉ कुछ नहीं है भाई। एक कॉमन आदमी आज बैठ के देखो जाके इंस्टाग्राम बता रहा हूँ, चैट GPT से देख लो या जेमिनी से देख लो जाके, लीगल समाधान ढूंढ लेता है, पता कर लेता है। अब तुम में और एक लॉयर में क्या फर्क है? कॉमन मैन, एक लॉ मैन में क्या फर्क आता है कि उसको लॉ की लैंग्वेज आती है, लॉ की कमांड आती है। तो एक लॉ स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है, लॉ यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी होती है कि उस स्टूडेंट को इस काबिल बनाए कि वो लॉ पे कमांड रखे। स्ट्रिक्टनेस लाइन स्टार्ट से हमको शुरुआत से ये बता दिया गया है कि यार क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, तुम्हारा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम बस एग्जाम से 10 दिन पहले क्वेश्चन बैंक उठा के पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन आएंगे एंड वो भी क्वेश्चन नॉर्मली आएंगे, हर साल रिपीट हो, तुमको पढ़ लो, बस कहानी खत्म। ये फैक्ट एक माइंड में भर दिया गया है। ठीक, चलो इनकी बात कर लेते हैं। लॉ स्कूल्स के ऊपर एलिगेशन लगा दी। अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं गई है। जी हां, मेन मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर एंड इसके बाद आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, लॉ स्टूडेंट्स के ऊपर। कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात कर लेता हूं। देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, ना ही ये कहा जा रहा है कि जो पेड कोर्सेज बेचते हैं ये खराब है, कुछ नहीं कहा जा रहा। बट जो बातें मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करी, एनालिसिस करी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो इसको पॉजिटिव वे में सभी लोग लेने की कोशिश करना। तो देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं ब्लेम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर क्या ब्लेम में लगाना चाहूँगा? ब्लेम क्या, मैं जो भी फैक्ट है वही रखना चाहूँगा। ब्लेम तो आप लोग लगा रहे थे, मैं तो फैक्ट रखना चाहूँगा। देखो पहला फैक्ट ये रखूँगा, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी आपने कोचिंग कहीं से भी पढ़ा है, मोस्टली कोचिंग में, सभी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, क्या उन्होंने मोस्टली इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये एग्जाम इजी होगा? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि इस एग्जाम में आपको बस PYQ पे फोकस करना है? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि एग्जाम मेरी मैराथन क्लास देख लो, कहानी खत्म हो जाएगी इतने में? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि बैरेट को रीड करो? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि आप लोग टेंशन मत लो, AIB का एग्जाम आपका इजीली निकल जाएगा? तो चलो अब एक एक के ऊपर बात कर लेते हैं, जितने भी पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं। एग्जाम पेपर टफ आया तो उसका तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ की। बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं कि PYQ से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, इस बार पेपर टफ आ गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गलती है, बार काउंसिल ने बहुत गलत किया लॉ स्टूडेंट के साथ में। ये सारे को मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बन गया विलन, लॉ स्टूडेंट की जिंदगी में बन गया विलन। क्या फैक्ट है ये? क्या हकीकत है ये? चलिए बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस लिए होते हैं, मुझे ये बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सही, अगर क्वेश्चन रिपीट होना तो भाई जो बुक्स आती हैं, ये डायरेक्ट आती हैं, जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, जो जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बंद कर दो यार, इनको बंद कर दो। अगर PYQ से सब कुछ होना है, PYQ इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, PYQ इंपॉर्टेंट है, बट कहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आपको कोई नहीं बताता। मैंने अपनी वीडियो में AIB 19 की तैयारी जब मैं कर रहा था, मैंने उस वीडियो में कहा था, AIB 20 की वीडियो में कहा था, देख लो जाके वीडियो में, मैंने कई बार कहा था कि PYQ से क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ईजी नहीं आएंगे, पेपर टफ आएगा, डिफिकल्ट आएगा। जब मैं बता सकता हूं तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि AIB 18 से बार काउंसिल ने एक इंडिकेशन दे दिया था कि अब पेपर हम इजी नहीं लेंगे? तो आप ये क्यों कह रहे थे, बार बार मिसगाइड क्यों कर रहे थे लॉ स्टूडेंट्स को कि आप भाई पेपर इजी आएगा, बैरेट पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो? इतनी बातें क्यों कही जब आपको पूरी चीजें नहीं बतानी थी? देखो PYQ कहाँ पे यूज करने, मैं अब आपको बता रहा हूँ। इन सभी ने कहा तुमसे PYQ से पढ़ो, PYQ से पेपर आएंगे, PYQ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, PYQ। भाई सही से तो बताओ, अगर बतानी तो पूरी बात बताओ, अदरवाइज अगर कोर्स बेच के ही चीजें करनी है तो भाई कोर्स बेचो ना। ये सारी आधा ज्ञान मत दो, आधा ज्ञान जहर होता है। तो देखो PYQ से ये लोग कहते थे PYQ पढ़ लो, PYQ को उठाओ और PYQ से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने भी कहा था PYQ करना, लेकिन ये नहीं कहा था कि सिर्फ PYQ करना। इन लोगों ने तो ये भी कह दिया कि बैरेट उठा लो, PYQ कर लो, भाई आप लोग आराम से पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ PYQ की। देखो यार PYQ का यूज करने का मतलब जो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी वीडियो में बताया PYQ से क्या होता है। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, उस क्वेश्चन को उठाओ, जाओ बैरेट में देखो जाके कहाँ से कितने कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरह से पूछे जा रहे हैं, एंड उन सेक्शंस पे कमांड बनाओ, दैट इज PYQ। यहाँ पे PYQ आपकी मदद करेगा। ये जो आपको मिसगाइड कर रहे थे ना कि PYQ से पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बैरेट पढ़नी। मैंने भी कहा बैरेट पढ़नी। भाई बैरेट में क्या पढ़ना है, किसी ने बताया तुम्हें?
बेरिट में क्या पढ़ना है भाई बताओ, किसी ने बताया तुम्हें? मैंने बताया था तुम्हें, देखो जाके। मैं यहाँ पे अपना कोई गुणगान करने नहीं आया हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे कुछ ये नहीं बताने, मेरा कोई फायदा नहीं है होने वाला है। देखो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आप मेरे बारे में भी क्या सोच रहे हैं, बट मेरा फर्क मुझे बस इतना पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा नॉनसेंस फैक्ट आपके माइंड में डाले जा रहे हैं, उन चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। बेरेट पढ़नी है, बेरेट कैसे पढ़नी है वो हम नहीं बताएंगे, वो तो हम पेड कोर्स में बताएंगे। तो अच्छा अच्छी बात है, तो पेड कोर्स का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, पेड कोर्स वो क्या, मैं भी बेचता हूँ, मैं भी सेल करता हूँ। अभी AIB 21 का बैच आएगा, वो भी मैं भी लेके आऊँगा। पेड कोर्सेज का विरोध नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो ये कहते थे कि PYQ एंड बेरेट से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। द फैक्ट इज AIB 18 से पैटर्न चेंज हो गया था। द फैक्ट इज AIB 18 एग्जाम से बार काउंसिल ने इंडिकेट कर दिया था कि एग्जाम अब टफ होगा। द फैक्ट इज कि ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही थी। अब 2024 से अब कोई भी जुडिशरी एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो लॉ के फील्ड में, जहां भी हो रहा था, क्वेश्चंस का लेवल दिन पर दिन डिफिकल्ट बनता जा रहा था, दिन पर दिन डिफिकल्ट बनता जा रहा था। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कई बार ये जगह टिप्पणी हो चुकी है, कई बार स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि लॉ को अब हम लोग जो भी होगा कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ेंगे, थ्योरी के बेस पे पढ़ेंगे नहीं। यानी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एडवोकेट्स का कोई भी मुंह उठा के एडवोकेट नहीं बन सकता है। कई जगह आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि यार एक पंखा बना रहा, वो भी एडवोकेसी करा, मैं भी एडवोकेट हूँ। पान की दुकान खोला है, वो भी करा, मैं एडवोकेट हूँ। यार ये कोई बात होती है? प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। फिर आप कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर पाता है वो लॉ कर लेता है। अरे भाई आप ही लोग तो उस चीज़ को प्रमोट करा रहे हो। अगर इस लेवल को हम लोग डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे तो कोई भी उठ के मुंह उठा के आएगा और वकील बन जाएगा, और इसमें बदनामी किसकी होगी? आपकी बदनामी होगी। आप एक तरफ कहते हो बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट से कि इस प्रोसेस को ऐसा बनाओ कि इसको ज्यादा लोग कर ना पाए, एंड आप एक तरफ उनको डिफेम करने की कोशिश करते हो जब वो अच्छी चीजें करने की कोशिश करते हैं। आप ही लोग ये सारी चीजें करते हैं। अब मैं इन सभी लोगों से बताना चाहता हूं, ये जितने भी लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया था, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सभी लोगों से, भाई एक चीज़ बताओ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। मैं मानता हूँ कहीं कहीं जगह पे उनकी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहती है, मैं ये भी मानता हूँ। मैं उनको पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं तो इनफैक्ट नहीं दे रहा हूँ, आप भी मत दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस मैटर में आपने जिस तरह से कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गलती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेपर इतना टफ क्यों बना दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, भाई उस चीज़ के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को स्टूडेंट को देना स्टार्ट करो। एक बार तुम लोगों से अगर गलती हो गई है अंडरस्टैंड करने में, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अब इन लोगों का क्या है, इन लोगों को अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना है। इन लोगों का क्या है कि भाई मेरे स्टूडेंट फेल ना हो जाएं, मेरे स्टूडेंट अगर फेल हो गए, अगर हम ये कह देंगे कि हाँ इस बार हम लोगों से थोड़ी गलती हो गई थी, हम लोगों ने थोड़ी चूक कर दी इस चीज़ में कि भाई पेपर टफ आ रहे थे, हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए था, एंड हमने इस चीज़ों को फोकस नहीं करा। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, आते हैं रॉकेट से एक कोर्स लगा देते हैं, आते हैं रॉकेट से एक कोर्स लगा देते हैं। अभी तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है इन लोगों को, देखो जाके उनका अगला बैच स्टार्ट हो गया, जो नोटिफिकेशन आ रही उनकी कोर्स स्टार्ट हो गया। अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, तुम लोग फेल हो गए, पास हो गए, उनको कोई मतलब नहीं, अब उनको नए स्टूडेंट चाहिए। भाई फैक्ट को समझो, कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको जो मिसगाइड करें, मुझे प्रॉब्लम उनसे है। उनके कोर्स बेचने से प्रॉब्लम नहीं है, वो जो कोर्स बेचने के बाद भी और कोर्स बेचने के टाइम भी वो जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे एक लॉ स्टूडेंट के प्रति, उनको जागरूक नहीं करे, ये उनका फैक्ट है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने अभी तक आपसे ये कहा था, कितने लोगों ने आपसे अभी तक ये कहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बात PYQ पे बात कितने लोगों ने कही थी आपसे बताओ? मैंने एक अकेला होऊंगा मैं, या मेरे साथ कुछ एजुकेटर जो सीनियर एजुकेटर्स कह सकते हैं जिनके मन में मेरे प्रति भी मान सम्मान है, उन्होंने बात कही होगी। कुछ होंगे 2-3 जिन्होंने बात कही होगी कि भाई PYQ के बेस पे मत बैठो, और अगले साल क्या जिस भी एग्जाम में जाओगे, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, वेदर इट इज AIB कोई भी प्रोसेस हो, वो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। हाँ इस चीज़ के लिए आप कह सकते हैं बार काउंसिल को कि भाई जो आपका एनरोलमेंट का प्रोसीजर है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन है, वहाँ मैं भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी पूरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बनती, वो जवाब दे कि उसने पेपर टफ करा था, तो ये कोई बात नहीं होती है सर। पेपर टफ आएगा, पेपर ईजी आएगा, ये आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में क्या है कि आप लॉ को कमांड करें। मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा, एक कॉमन मैन और एक लॉ मैन में क्या फर्क होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। एक कॉमन मैन लॉ नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक लॉ मैन लॉ पढ़ सकता है। अगर आपको बेयर एक्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आप बेयर एक्ट से वर्ड नहीं उठा सकते, अगर आप जजमेंट नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि जजमेंट में कौन सी चीज़ कहाँ पे दी गई है, तो ये सारी चीज़ें आपकी गलती हैं। अगर यही सारी चीज़ें नॉर्मल आदमी पढ़ने लगेगा
तो भाई उसमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा? फिर तो भाई उसको भी अधिकार है, वो अपना केस खुद लड़ सकता है, फिर उसको वकील की क्या ज़रूरत है, कि एडवोकेट की उसको क्या ज़रूरत है अगर वो लॉ पढ़ने लग जाए? मुझे बताओ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताओ। मेरी बात हो सकता है तुम्हें कड़वी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा ब्लेम गेम ही शिफ्ट कर दिया। अभी तक तुम्हें लग रहा था कि इसकी गलती, मैंने उसी के ऊपर ब्लेम डाल दिया, सारा के एलिगेशन लगा दिया फैक्ट के साथ में, जो ये सारे ब्लेम लगा रहा था। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अभी भी समय है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अभी भी देर तो हो चुकी है, देर हो चुकी है। मैंने एक वीडियो डाली थी, माय फेलियर ऑफ लॉ कॉलेज, वो वीडियो देखो जाके, मैंने उसमें क्यों ये सारी चीज़ें कही थी। क्वेश्चन देखो, आपको अगर बैरक पढ़ना नहीं आएगा, आपको कोई जजमेंट पढ़ना नहीं आएगा, आपको अगर लॉ पढ़ना नहीं आएगा, लॉ पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि आपने सिर्फ रट लिया वो लॉ हो गया। आपके सामने आपको इस तरह से बनना है कि आपके सामने कोई भी नया लॉ की बुक खोल दो। फॉर एग्जांपल मेरे कॉन्स्टिट्यूशन या सीपीसी की रखी बेटा, इसमें मैंने मान लो इसको अभी तक मैंने कभी भी टच भी नहीं करा, कुछ भी पढ़ा नहीं है, मैंने इसको खोला और इसके प्रोविजन को पढ़ के बता दिया। आई नो टाइम टेकन है, तभी तो मैंने कहा ये 5 ईयर्स में करते क्या हैं हम लोग। लॉ कॉलेज की क्या ज़रूरत है भाई? लॉ कॉलेज का इतना काम नहीं कर सकता कि हम लोग फोकस करें, बेरेट के ऊपर फोकस कराए। वो कहता है टेक्स्ट बुक ले जाओ हमारे यहाँ से, वो ले जाओ, क्या कहते हैं वो लोग, सिंपली से फोकस करते हैं कि भाई टेक्स्ट बुक ले लो हमारी लाइब्रेरी से, हमारा रुपये बढ़ेगा, हमको बढ़िया रुपये मिलता रहेगा। वो लोग फोकस करेंगे कि भाई क्वेश्चन बैंक ले लो जाके, हमारा बुक वालों से भाई कमीशन बंधा हुआ वो कर लो जाके। मोस्टली मैंने देखा है, सभी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लॉ कॉलेजेस ऐसा नहीं करते हैं, बट हाँ मोस्टली कॉलेज ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। तो देखो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। अब आप में से 77,000 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 77,000 स्टूडेंट, 500 समथिंग कुछ स्टूडेंट फेल हुए हैं। अब इनके पास दूसरा मौका है AIB 21 में। तो AIB 20 में जो गलती करी थी, माफ़ करना, वो AIB 21 में मत करना। ये एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यार, ये कौन सी बात होती है, आप लोगों से बताया जाता है 2-3 घंटे की क्लास कर लो और पूरी कहानी खत्म करो। ये लंबी लंबी क्लासेस मैंने आपको बताया था कि आप लोग फोकस करो, जो कंटेंट होता है बेरेट उसको रीड आउट करने में फोकस करो। ये जो आपको आजकल एक तो एक नई कहानी चल गई है कि लाइव क्लासेस के नाम पे क्या होता है कि आपसे 1 घंटे की लाइव क्लास लेंगे और उसमें 20 मिनट 25 मिनट तो सिर्फ आपसे बातें करते रहेंगे और पढ़ाएंगे थोड़ा, और 1 घंटा चला गया। तो भाई जो पढ़ाई का टाइम उसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो लंबी लंबी वीडियो देखते हो कि एक MCQ बनाते हैं, नहीं 1-2 घंटे की वीडियो बना देंगे, उसमें पढ़ाएंगे खाली तुमको 25-30 MCQ, ये इस चीज़ को अवॉइड करो, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है तुम्हें। मेरी वीडियो देखना जाके AIB 20 की जो मैंने प्रिपरेशन वाली डाली थी, उसको एक बार देखना जाके। हालांकि अब AIB 21 की तो मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, उसका अलग कोर्स भी लेके आऊँगा, बट उस वीडियो को देखना जाके। मैंने 2 महीने पहले एग्जाम से पहले बता दिया था कि आपके पेपर टफ होंगे। मैंने ये भी बता दिया था कि भाई जो तुम जो PYQ के सपने देख रहे हो, PYQ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने सारी चीज़ें पहले बता दी थी। तो अगर मैं ये बता सकता हूँ तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग एजुकेटर्स, जो भी एजुकेटर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आपको गाइड करें, आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएं। इनके पेड कोर्सेज बेचने की, जो बेच रहे हैं इसका कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि गलत बेच रहे हैं, ये लोग पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बट ये जो ब्लेम गेम आप खेल रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये चीज़ की गलती कि उन्होंने पेपर टफ बनाया, तो सॉरी सर, ये आप गलत कह रहे हैं। आपसे मैं कहता हूँ कि जाओ, आपको पास करा दिया, मैं जितने भी पास हो चुके मैं उनसे कहूँगा भाई मान लो आपने पास कर लिया, ऐसे ही बिल्कुल हलवा पेपर आता, बिल्कुल ईजी पेपर आता, कोर्ट में खड़े हो जज के सामने, अब वहाँ पे भाई कोई डिफिकल्ट सिनेरियो आपके सामने आ गए, क्वेश्चन सारे थे तो आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड पे थे, तो सिचुएशन क्यों आई आपके लिए क्रिएट करी जा रही है। अगर आप सर अभी से इन चीज़ों को फेस आउट नहीं करेंगे तो वहाँ कोर्ट में जाएंगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मान लो कोर्ट में आप केस का प्रेजेंट कर रहे हैं एंड आपके सामने कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड जज साहब ने पूछ लिया, ऑनरेबल जज ने, एंड अब आप क्या कहेंगे, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इतना टफ क्वेश्चन पूछने की, हमने तो ईजी लैंग्वेज पढ़ी थी, हमसे वो क्वेश्चन पूछो। एंड फिर यही चीज़ बात आती है कि अब जब हमारा लॉ क्लियर नहीं होगा, हम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो अपने लॉ पे कमांड बनाना स्टार्ट कर दो। 5 साल बर्बाद हो चुके हैं, हो जाने दो, अगला आने वाला ये साल आप अपना बना लो। 1 साल में लॉ को इतना अच्छे से कमांड कर लो कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े। आज की वीडियो बस यहीं पे एंड कर रहा हूँ, एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड कंक्लूजन बस इतना ही देना चाहूँगा दोस्तों कि अपने आप में इतना मजबूत बनो कि किसी के ऊपर उंगली उठाना ही ना पड़े तुम्हें, किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत बनो। लॉ की फील्ड में तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखाएगा, ये बात मेरे ध्यान से सुन लो, कोई कुछ नहीं सिखाएगा, एक सिंगल शब्द आपको कोई कुछ नहीं सिखाने वाला है, सीखना खुद से है। तो ब्लेम खुद के ऊपर लेना सीखो, अकाउंटेबिलिटी खुद की लेना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, एंड किसी एक के ऊपर बिल्कुल
ऐसा मत बनाओ कि ये यही सब कुछ है, करता धरता मेरा। अपने ऊपर स्टिक हो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने लॉ के ऊपर फोकस करो। एंड इस चीज़ को याद रखना, लॉ इज़ नथिंग बट ओनली ए कॉमन सेंस। लॉ कुछ नहीं, बस एक कॉमन सेंस है। एंड उस कॉमन सेंस और लॉ की अंडरस्टैंडिंग के बीच में बस फ़र्क आपका इतना आता है रीडिंग का एंड डेली रीडिंग का। अगर आप डेली जजमेंट्स बेरेट को पढ़ेंगे, भले समझ ना आए, पढ़ते रहेंगे, समझ आती रहेंगी चीज़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड जो भी आपके पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर आउट करना। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करना, ताकि उनके भी मन में जो डाउट्स थे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ।